हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है अकबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा विरसाल के महल में हुआ था। कब हुआ था ध्यान रखिएगा, 15 अक्टूबर 1542 को। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर बादशाह घोषित किया गया। इस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। शाह अब्दुल मालिक ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। हुमायूं इसे फरजंद यानी पुत्र पुकारता था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील यानी वजीर नियुक्त किया और उसे खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा के लिए जा रहा था तो संगनेर नामक स्थान पर यानी 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारी मल, जिसका नाम भारमल भी था, बादशाह के सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, जिसका प्रचलित नाम था जोधाबाई, इसका विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल के पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार बिहारी मल यानी भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर ने सूफी मतों में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। याद रखिएगा, चिश्तिया संप्रदाय को। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन के लिए अक्सर जाता था। देखिए, अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसने यह भी आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। महम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज की योग्य शासिका थी और अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 ईस्वी में मरवाड़ के शासक राव चंद्र सेन ने भद्राजुण में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। राव चंद्र सेन ने 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया। अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी के जो युद्ध है, हल्दी घाटी युद्ध, इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। इसका उद्देश्य याद रखिएगा। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। मेवाड़ राज ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप के मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है।
उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसकी प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। वह प्रासा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून के दृष्टि में सभी समान थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसका कार्य सैनिकों का वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः प्रचलन किया, जिसे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके। तो अकबर ने 1573 में क्या किया, घोड़ों को दागने की जो प्रथा थी इसको पुनः प्रचलन किया, और जिससे सेनापति इसलिए प्रचलन किया कि सेनापति अपने घोड़े न बदल सके और एक घोड़े को दो बार प्रस्तुत न कर सके। 1574 से 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ, जो मनसब है इस शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है। जब मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था, याद रखिएगा, मनसब, जो मनसब शब्द है इसका अर्थ श्रेणी या पद होता है, और मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। याद रखिएगा, दीवान शब्द जो है फारसी भाषा का है। जो दीवान शब्द है ये फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ध्यान रखिएगा, मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया यानी मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था। कब? 1566-67 के आसपास। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। 10 से 500 तक मनसबदार, 500 से 2500 तक अमीर और 2500 से ऊपर अमीर ए आजम कहलाते थे। इसके अलावा जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में बांटा गया था। जात और सवार के दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में बांटा गया था। याद रखिएगा, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। टोडरमल जो नाम है याद रखिएगा, टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में आईने 10 साला यानी टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता कौन था? टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। याद रखिएगा, उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक कौन था? ख्वाजा शाह मंसूर। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की 10 साला पद्धति को
बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। अकबर ने आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 से 69 ईस्वी में एक राजमहल, याद रखिएगा, एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया। इनमें जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल अथवा सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। किसने? पर्सी ब्राउन ने। तो याद रखिएगा, जो तुर्की सुल्तान का महल है इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में की थी और इसके पश्चात सीकरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। और एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा के निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण जो है दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया है। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। ध्यान रखिएगा, दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल यानी महेश दास ने इसे स्वीकार किया था, सिर्फ बीरबल। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया था। यह मकबरा 5 मंजिला है। इसकी प्रमुख विशेषता गुंबद विहीन होना है। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रजमनामा, याद रखिएगा, रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खा, बंदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। इसके अतिरिक्त बंदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। हरविजय सूरी वह जैन साधु थे और जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहे, जिसे जगत गुरु के उपाधि से सम्मानित किया गया था। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे। याद रखिएगा, हरि विजय सूरी ये जैन साधु थे और दूसरा एक अन्य विद्वान रहते थे जिनका नाम था जिन चंद्र सूरी, ठीक है, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, जो एलिजाबेथ फर्स्ट है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। कौन था? भारतीय राजा अकबर। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर, इसका जो समय है 1556 से 1605 ईस्वी, तो भारत में उस समय अकबर का शासन था। एलिजाबेथ फर्स्ट का शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी था। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। रॉल्फ फिंच, इसका जो समय है 1583 से 86 ईस्वी, फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया।
अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा की। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर को स्मिथ और वुलजले, याद रखिएगा, मजहर को स्मिथ और वुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली जैसे त्योहारों या उत्सवों में भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार कर लिया था। लेनपुल के अनुसार अगर बात करें तो हिंदू रजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे मतलब की स्पष्ट विशेषता थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और डॉक्टर आरपी त्रिपाठी के अनुसार अगर बात करें तो अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी के अनुसार। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? सही जवाब है कालानौर, डी ऑप्शन। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु के सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु 14 वर्ष से कम थी। सेकंड नंबर है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैंने बोला था कि इसको ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप ही मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए। उन्हें अरावली के पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। प्रश्न संख्या 3 है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। प्रश्न संख्या 4 है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे कौन? हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा के सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सुर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। 5 नंबर है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम सुर, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो आपको मालूम है हकीम खान सुर। 7 नंबर है, दिए गए मानचित्रों में छायांकित भाग एक कलावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। एक जो ए है, ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी तरह जो है सही जानकारी देता है? तो देख लीजिए। देखिए इसका सही जवाब होगा, बताइए। ऑप्शन ए है 1557 में अकबर। ऑप्शन ए में 1557 में अकबर, जो ए जो स्थिति है गोलकुंडा और बी जो है लाहौर। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन बी में जो दिया गया है 1557 में अकबर, ए का जो इंडिकेशन है वो है खानदेश, दूसरा है मुल्तान, और सी है 1605 में अकबर यानी गोंडवाना और मुल्तान। तो देखिए इसका सही जवाब होगा 1605 में अकबर, गोंडवाना और लाहौर। जो ए है, एक संकेत जो है याद रखिएगा, मानचित्र जो उपरोक्त मानचित्र है अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। इसमें ए
संकेत से गोंडवाना राज चिन्हित है जो कि अकबर के राज से बाहर था, और संकेत बी से लाहौर चिन्हित है। प्रश्न संख्या 8 है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस गृह से स्थापित किए वह था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों से, बी ऑप्शन। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा के लिए जा रहा था तो संगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारीमल यानी भारमल बादशाह के सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, जिसका प्रचलित नाम था जोधाबाई, इसका विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारीमल के पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो आपको मालूम है, सही जवाब है कछवाहा। प्रश्न संख्या 10 है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन के लिए अधिक जाता था। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन के लिए अक्सर जाया करता था। सही जवाब है मोइनुद्दीन चिश्ती, ए ऑप्शन। इसके बाद इसमें देख लेते हैं, एक दो पॉइंट दिया गया है। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन के लिए अक्सर जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन के लिए अक्सर सिकरी भी जाया करता था। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। किसे अकबर ने स्वयं मारा था। सही जवाब है अधम खां को। देखिए, माहम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। प्रश्न संख्या 12, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। सही जवाब है मेवाड़, बी ऑप्शन। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहां के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप के मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। 13 नंबर है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। सही जवाब है मारवाड़ के राव चंद्रसेन, बी ऑप्शन। देखिए, 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भद्राजुड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। राव चंद्रसेन ने 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की भांति ही उसने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया तथा समर्पण नहीं किया। प्रश्न संख्या 14, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। बताइए, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला की रानी थी। सही जवाब है ए ऑप्शन, मंडला की। दुर्गावती कहां की रानी थी? मंडला की। 1564 ईस्वी में अकबर ने कड़ा और पूर्वी प्रदेशों के शासक आसफ खां को गढ़कटंगा यानी गोंडवाना में जो है गढ़कटंगा के राज को जीतने के लिए भेजा। राज में मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तर जिले पड़ते हैं। उसका राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था। उसका राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था, परंतु उसकी मां दुर्गावती राज्य पर योग्यता पूर्वक शासन करती थी। उसने वीरता पूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मांडला वर्तमान जबलपुर जिले जो है गढ़ एवं मांडला जो है वर्तमान जबलपुर जिले में है, और इनके बीच जो युद्ध में वह पराजित हुई।
तो याद रखिएगा, गढ़ एवं मांडला के बीच हुए युद्ध में वह पराजित हुई। 15 नंबर है, अबुल फजल के मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो शहजादा सलीम के कारण। देखिए, जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासन की या स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ किया, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर जब सम्राट बना तब उसने वीर सिंह देव को 3000 का मनसब प्रदान किया था। अतः अबुल फजल की मृत्यु में शहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी। ठीक है, याद रखिएगा। 16 नंबर है, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? सही जवाब हो, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। सहायक जो नहीं है सम्राट सिद्ध करने में, वह अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। ए ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने क्या किया? हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्रों में बांधने का प्रयास किया। ठीक है, याद रखिएगा। अकबर का भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न, उसकी शासन व्यवस्था, समान अर्थ लगान व्यवस्था, समान कर व्यवस्था, सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा, राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा और आदर तथा धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयत्न, फारसी भाषा को राजभाषा बनाना किंतु सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति तथा उनकी कला विधियों के समन्वय का प्रयत्न, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न आदि सभी ऐसे कार्य थे जो राष्ट्रीय हित और प्रगति के आधार पर किए गए थे। इस कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया गया। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। 17 नंबर है, अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? अकबर के लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार, यानी ABCD सभी सही हैं। देखिए, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का जो श्रेय है अकबर को ही है। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसके प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई। वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त चारों बिंदुओं को जो है सम्मिलित किया जाता है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? सही जवाब होगा अकबर। और प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए, इसका सही जवाब होगा क्या? अकबर। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत कम करते हैं, कमेंट किया करिए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है आप कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और कमेंट करके फिर आगे बढ़िए। देखिए, अकबर जो है एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासन काल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे।
प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? सही जवाब है अकबर, सी ऑप्शन। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगवाया, परंतु उसने यह कार्य सुधार के दृष्टि से किया था। उदाहरण के लिए उसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और तभी वह दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया और बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर रोक लगा दिया। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। दूसरा है, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं के इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। इन दोनों में से आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दोनों कथन सत्य है। ठीक है, बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष विवाह की आयु निर्धारित की थी। इसने लड़कियों को जो गार्जियंस थे, तो इसने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग, यानी गार्जियनों के दबाव से अलग स्वयं के इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। दोनों कथन सही है। 22 नंबर है, अकबर का शासन जाना जाता है। अकबर का शासन जाना जाता है, बताइए इसका सही जवाब होगा। देखिए, क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसमें जो चौथा दिया गया है कि उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए, तो यह गलत है। ठीक है, हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया था, कहीं भी धार्मिक कट्टरता के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, याद रखिएगा। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक उदारता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जग प्रसिद्ध है। उसके द्वारा प्रतिपादित सुलह एक कुल की नीति इसका जो है प्रबल प्रमाण है, और इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा कथन सत्य है। 23 नंबर है, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी, यानी बी ऑप्शन, याद रखिएगा। देखिए, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। उसका कार्य सैनिकों के वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था, उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। ठीक है, सैनिकों की भर्ती, उसके शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों का निरीक्षण आदि उसके कार्यों के अंतर्गत था। 24 नंबर है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, ए ऑप्शन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साम्राज्य के विस्तार और शांति सुव्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था की अनेक त्रुटियों में सुधार किया। उसने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिसे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके अथवा एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सके। इसके पश्चात 1574 से 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 25 नंबर है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, डी ऑप्शन। देखिए, दिए गए विकल्प में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का जो उद्देश्य था, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करना। 26 नंबर है, अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, वो था मुजफ्फर खां तुर्बती, सी ऑप्शन, मुजफ्फर खां तुर्बती। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग
खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल, ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। मुजफ्फर खां सरकारी सोपान में दीवान के पद को स्थान दिलाने में सफल रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 27 नंबर है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? बताइए, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा मंगोलिया। हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। मंगोलिया इसका सही जवाब है। देखिए, मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया यानी मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर के द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफी हद तक नवीन थी, तथापि यह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी या आधारित थी। प्रश्न संख्या 28 है, कथन ए कह रहा है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। कारणार्थ घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों को रखना आवश्यक था। इसका मूल कारण यह था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक था और युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती थी। इस प्रकार कथन कारण दोनों सत्य है, ठीक है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी है। 29 नंबर है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो सही जवाब है अकबर की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। प्रश्न संख्या 30, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो सही जवाब होगा भू राजस्व, बी ऑप्शन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, अच्छा इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में आईने 10 साला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था, इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल वित्त मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के लिए या अलग अलग फसलों के पीछे 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। याद रखिएगा। 31 नंबर है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब है 10 साला, बी ऑप्शन। तो अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की 10 साला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 32 है, टोडरमल संबंधित थे। टोडरमल किससे संबंधित थे? तो याद रखिएगा, टोडरमल मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे। अकबर के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण के लिए 1570-71 ईस्वी में मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नगद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि का 1571 से 1580 ईस्वी के मध्य लगभग 10 वर्षों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे 10 साला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आईने 10 साला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। याद रखिएगा, आईने 10 साला को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। 33 नंबर है, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर के द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। कथन 2, जो सेकंड नंबर कथन है, कथन 2, अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। कथन थर्ड यानी तीसरा,
अबुल फजल आइन ए अकबरी के लेखक थे? इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब होगा केवल तीसरा सही है। अबुल फजल आइन ए अकबरी के लेखक थे, तीसरा कथन सत्य है। देखिए तानसेन का जो मूल नाम था, याद रखिएगा, रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। उन्हें तानसेन नाम यानी उपाधि ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी थी। अकबर ने तानसेन को मियां की उपाधि दी थी। राजा मान सिंह की बहन मानबाई शाह बेगम का विवाह सलीम यानी जहांगीर से हुआ था, न कि अकबर से। आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। राजा टोडरमल दीवान थे, न कि सेनापति यानी वित्त मंत्री थे। 34 नंबर है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर्य की कड़ी थी? तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन यानी टोडरमल। देखिए इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल भू राजस्व प्रशासन के दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त है। अकबर के द्वारा ही आईने 10 साला टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के प्रणेता टोडरमल ही थे। ख्वाजा शाह मंसूर से भी इसमें मदद मिली थी, तो इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। 35 नंबर है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए 10 साला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए 10 साला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? सही जवाब है टोडरमल के द्वारा, सी ऑप्शन। ठीक है। और 36 नंबर है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो सही जवाब है 1582 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। राजा भगवान दास और राजा मानसिंह ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी प्रश्न संख्या 37 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है, आप वहां से भी हमें मतलब कि मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।